सो वाइड एलीट एपिसोड 72 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक यानी सोलो लेवलिंग खत्म होने के बाद का जो पार्ट है वो मानवा आ चुका है। ओके, आप लोग अब बोलो कि मैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक शुरू करूँ कि नहीं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन और उसका क्रू उन सारे लोगों से अब भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी जो टोरिप गैंग था उनसे लड़ते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम तेहुन को देखते हैं, वो एक लात से वो दरवाज़ा खोल देता है। वहीं पे ग्यूल को देखते हैं, वो दोनों पहले अंदर आते हैं, पर अंदर आते ही ग्यूल चौंकती है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पर तभी धड़ाम करके दरवाज़ा बंद होता है और बंद होते ही अंधेरा हो जाता है। ग्यूल चीखने लगती है, व्हाट द हेल, क्या किसी ने हमें बंद कर दिया? सब कोई आसपास रहो। अंधेरे में तभी ग्यूल कहती है, क्या कोई मेरी पैर को छू रहा है? हॉबिन, क्या कर रहे हो तुम? हॉबिन कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं तो अब तक हिला भी नहीं। तभी रोशनी होता है जो कि बहुत ज्यादा था। तभी जब वहाँ पे वो सब देखते हैं कि एक बंदा ग्यूल को कंधे पे उठाया हुआ था। ग्यूल उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है, यू फकिंग एनिमल, हाउ डेयर यू। पर वो बंदा उसके मोबाइल को ही तभी तोड़ देता है और कहता है, ये बिल तुम्हारे ऊपर है क्योंकि तुमने बिना परमिशन के शूट किया। तभी हॉबिन कहता है, क्या तुम सप्लायर के लिए काम करते हो और इसीलिए तुमने लाइट्स ऑफ कर दी है, तो तुम हमें फिल्म करने से प्रिवेंट करोगे? वो बंदा कहता है, बिल्कुल, तुम एक पॉपुलर यूट्यूबर हो और अगर तुम्हारे वीडियोस में हमारा चेहरा आ जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा, तो क्यों ना हम लोग ये बंद कैमरे में ही सेटल कर ले। हॉबिन लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, तुम सब वैसे भी अरेस्ट होने ही वाले हो, अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और तुम्हारे बॉस को बाहर आने के लिए कहो। वो बंदा कहता है, तुम्हारा मैनर्स का है पंख, वैसे उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है बल्कि मुझसे है। हॉबिन भी तभी कहता है, नहीं, मेरा तुमसे कोई बिजनेस नहीं है बल्कि तेहुन का है। तभी देखते हैं तेहुन वहाँ पे आता है और उसके बॉडी पे पैर रखता है। उसे ऐसा देख के हॉबिन कहता है, देखो तेहुन, तुम कितने कूल लग रहे हो। तेहुन कहता है, शट अप और जाओ अभी यहाँ से। हॉबिन जाते हुए कहता है, बाय द वे तेहुन, यहाँ पे एक और बंदा है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़े से आदमी को देखते हैं। हॉबिन उसे देख के सोचता भी है, ये बंदा बहुत ज्यादा ह्यूज है। तभी इनो वहाँ पे आता है और वो हॉबिन को जाने के लिए कहता है और रुकना चाहता है। उसे वहाँ पे देख के वो बंदा कहता है, यू बीच एस मदरफकर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता, मैं बस अपनी एक चुटकी से तुम्हें मार सकता हूँ, पता है ना? तभी हॉबिन इनो को रुकने के लिए कहता है और कहता है, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, इसके सामने तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। इसके जैसे बंदे जो कि जीने के लिए किसी को मार देते हैं। तभी देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा तेहुन को पाइप से जोर से एक मारता है। वो बंदा उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमने अपने पैरों से ही इंटरनेशनल गैंग को हरा दिया था, है ना? वैसे एक पाइप से तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, है ना? तेहुन बस उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ वो बंदा भी लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, द हॉबी न्यू कंपनी, तुम्हें एटलीस्ट अपने वीडियोस को थोड़ा सा बिलीवेबल बनाना चाहिए था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कुछ हाई स्कूलर्स ने मिलकर एक गैंग को हरा दिया। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हॉबिन अपने पैर को पीछे लेता है और उसके पेट पे जोर से एक पंच करता है। उस बंदे को थोड़ा सा दर्द होता है, कहता है, आउच, दर्द हो रहा है। हॉबिन उसे देख के सोचता है, मुझे समझ जाना चाहिए था, पंचिंग इस पे काम नहीं करेगा। वो बंदा और कुछ कहता है। तभी देखते हैं हॉबिन उसके नाक पे पंच करने के लिए आगे आता है, पर वो बंदा उसे ग्रैब करने के लिए आगे होता है। इंस्टेंटली हॉबिन को हम देखते हैं घूमते हुए वो उसके पीछे जाता है और सोचता है, ठीक है, अगर पंच कम नहीं करेगा तो प्रेशर पॉइंट कुछ अलग स्टोरी है। और ये नाक बिल्कुल नहीं है। तभी देखते हैं घूमते हुए वो उसको जकड़ लेता है और उसके स्काल पे जाके मुए थाई से अटैक करता है, यानी अपनी एल्बो से अटैक करता है। और आप खुद सोचो, अगर आपके ऊपर एल्बो से ऐसे आपके स्कल पर अटैक किया जाए तो क्या हो सकता है। इस बंदे को भी उतना ही ज़्यादा दर्द होता है। बंदा करीब करीब बेहोश होने वाला था, पर तभी वो हॉबिन को पकड़ते हुए नीचे अपने बॉडी को पटकता है। वैसे भी वो नॉर्मली हेवी था, जिसके वजह से हॉबिन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो बंदा कहने लगता है, ऐसे टीज करना बंद करो। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा हॉबिन के ऊपर चढ़ के उसे जोर से पंच करने लगता है। हॉबिन बस उसके पंचेस को ब्लॉक किए जा रहा है, पर उसकी भी हालत ख़राब हो जा रहा है। उसकी बॉडी वेट की वजह से हॉबिन अब कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये देख के ग्यूल चिल्ला के कहता है, एनो यू डिपसीट, कुछ तो करो वहाँ पे जाके, देख नहीं रहे हो हॉबिन? एनो भी दौड़ के जाता है और कहता है, हॉबिन, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर तभी हॉबिन कहता है, नहीं एनो, वहीं पे रुको और देखो कैसे इस बंदे को मैं मारता हूँ। देखो कैसे एक छोटे से गाय को अंडर एस्टिमेट करने के लिए इस बंदे को मैं मारता हूँ। वो उसको ट्रायंगल चोक मारता है और कहता है, इसे शायद पता नहीं है कि शॉर्ट गाइस बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो सकता है। ये देख के एनो कहता है, मैंने इसे प्रैक्टिस करते हुए देखा था तुमको बार बार मानगी के ऊपर, फाइनली तुमने इसे रियल लाइफ में यूज़ कर लिया।
तभी देखते हैं दूसरी तरफ तेउन उस बंदे को जोर से एक बैक किक मारता है। उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। दूसरी तरफ तेउन कहता है, अरे ओल्ड मैन क्या कर रहे हो तुम, क्या इतनी जल्दी टायर्ड हो गए? दैट्स वियर्ड, मेरे पापा इतनी जल्दी नहीं थकते। वो बंदा सोचता है, व्हाट द फक, मैं इसे एक पाइप से भी नहीं हरा पा रहा हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? और इसका ओल्ड मैन वो आखिर कौन है? तभी देखते हैं वो पाइप को फिर से पकड़ता है और तेउन के पैर पे जोर से जाके एक बार करता है और कहता है, इतना भी कॉकी मत हो यू लिटिल ब्रट। पर तभी तेउन कहता है, हे क्या तुमको कुछ जानना है? जब मैं इंटरनेशनल गैंग से फाइट कर रहा था वो सब मेरे पैरों के पीछे ही पड़े थे, क्योंकि मेरा पैर, और वो सोचता है इसके पैर वो तो वेपन है। और तेउन कहता है, तुम्हें पता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तभी पैरों से उसे जोर से लात मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ गेउल को देखते हैं, उसके मुंह में खून। गेउल से पूछा जाता है, गेउल तुमने ये कैसे किया? गेउल ने उस बंदे को काट लिया था। तभी आवाज़ आता है, यार ये सारे बंदे भी इनफ नहीं थे। तभी वहाँ पे वही जूते को देखते हैं। वो बंदा आता है और कहता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इन बंदों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे स्टेप इन करना ही होगा। उनके सामने हम उसी बंदे को देखते हैं। वो सब सामने देखने लगते हैं, पर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। उन्हें ऐसे हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए देख के वो बंदा कहता है, अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे मैं इतना भी खास नहीं देखता, पता है ना। वैसे भी ये पहली बार है जब मैं मिला तुमसे। और हम सामने देखते हैं ये बंदा जिनहोली नहीं है। ये देख के इनो कहता है, डैम इट, ये सप्लायर, ये जिनहोली नहीं है। ये सुन के तेहुन कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, अगर ये जिन्हो होता तो ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो जाता। हॉबिन भी ये सुन के कहता है, बिल्कुल, पर मैं चाहता था कि यही जिन्हो हो। वो बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और सोचता है, इतना ज़्यादा मेहनत जो मैंने करा है, इतना सब कुछ वो बेकार चला गया। इतना जगह मैंने ढूंढा, पर मुझे फाइनली लगा था इन सब को लेकर मैंने उसे ढूंढ लिया है। पर अब तो लगता है हम फिर से वही पे आ चुके हैं। क्या हम लोग उस बंदे को ढूंढ भी सकते हैं? तभी आवाज़ आता है, हॉबिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। हॉबिन चौंकता है और सोचता है, क्या? तभी इनो को देखते हैं। वो उस बंदे को देखते हुए कहता है, ये बंदा हाई-अप्स था न्यू इंटरनेशनल गैंग में। हॉबिन सोचता है, क्या ये जिनहोली का बंदा था? इनो कहने लगता है, गगन तेमून, ये जिनहोली का राइट हैंड मैन था। ये एक ऐसा बंदा था जो कि एस्केप कर गया था। मैं ऑलमोस्ट इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था क्योंकि इसके हेयर स्टाइल वो बदल चुका है, पर अभी भी इसके पास वही सेम नाइफ है। द न्यू इंटरनेशनल गैंग मेंबर गगन तेमून, आई एम सॉरी इसका नाम मैं गलत ले सकता हूँ। पता है तुम्हारे गैंग और उस गैंग के बीच जब फाइट हो रहा था तब ये बंदा दूसरे देश में था बिजनेस एक्सपेंशन के पर्पस में। पुलिस ने इसे बहुत बार पकड़ने की कोशिश की थी पर ये बंदा मिसिंग था। पर जो कि इसे अभी भी अलग बनाता है वो है जिनहोली का वही ड्रैगर जो कि उसने दी थी। मुझे अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद है जो कि जिनहोली को पकड़ने के लिए मैंने गैदर किया था। वो ये सब कह ही रहा था, तभी वो बंदा उसको स्टैप करने के लिए आ गया था और कहता है, तुम बहुत बोलते हो बच्चे। वो नाइफ उसके आंख में जाते जाते रुक जाता है। हॉबिन के उस बंदे को रोका था और कहता है, मैं समझ चुका हूँ। तो अगर मैंने इस बंदे को डाउन कर दिया तो हम जिनहोली को पकड़ सकते हैं, है ना। पर मुझे जिनके पास नाइफ होते हैं उनके साथ लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मुझे ट्राई करना होगा। वो बंदा हॉबिन को देखते हुए कहता है, सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो जबकि तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है। तभी हॉबिन को याद आता है सैमडेक की बात, कैसे किसी ऐसे ओपोनेंट से जीता जाए जिसके पास एक नाइफ हो। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। सैमडेक कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे एक नाइफ वाले को हराते हैं? वो कहता है, हाँ मास्टर। जिन्हों एक टफ ओपोनेंट है तो हो सकता है उसके पास ऐसा कोई मेंबर ज़रूर होगा जो कि नाइफ का यूज़ करता है या फिर कोई भी वेपन का यूज़ करता होगा। तभी सैमडेक वहाँ से एक लकड़ी को उठाता है और कहता है, ओके मुझे बताओ तुम क्या करोगे जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा ओपोनेंट हो जिसके पास की एक नाइफ हो। हॉबिन कहता है, मेंटली रेडी। वो कहता है, नहीं सेल्फ डिफेंस का यूज़ करो। तुम्हें क्या लगता है कैसे एक ऐसे ओपोनेंट से जीता जाए जिसके पास नाइफ है? अगर सच कहूँ तुम नहीं जीत सकते। नाइफ्स एक बहुत ज़्यादा डेडली वेपन होते हैं। अगर तुम सच में किसी ऐसे से लड़ने जाओगे तो सच में तुम मर जाओगे। तुम्हें पता है तुम क्लोज रेंज में बोज एंड एरोस का यूज़ नहीं कर सकते, और एक बार अगर तुम्हारे ऊपर नाइफ्स का स्लैश पड़ गया तो तुम्हारे अंदर की फाइट करने की इच्छा पूरी तरह से मिट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं नैरेट करता जा रहा हूँ और जो हो रहा है वो सीन आपको दिखाता जा रहा हूँ। एक बार तुमको स्टैब लगेगा उसके बाद तुम्हारी पूरी ताकत तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा और फाइट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ, हो सकता है मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों जीत सकते हैं, पर जो तुम कर सकते हो वो सिर्फ भागना है और कुछ नहीं। तुम्हें पता है एक टेस्ट हुआ था कुछ अलग अलग फाइटर्स को लेके किसी ऐसे के खिलाफ जिसके पास एक नाइफ था, पर वो सब फेल हो चुके थे।
उनमें से सिर्फ एक ही बंदा था जो कि बीजेजे फाइटर था, पर वो उसे टैकल कर पाया था। यह सुन के हॉबिन कहता है, क्या इसका मतलब वो उसे हरा सकता है? सैमडैक कहता है, बिल्कुल नहीं, ये नॉनसेंस, क्योंकि जब वो टैकल करता है वो तो उसे ही पकड़ता है, वो उसके और पास जाता है। इसका मतलब जिसके पास नाइफ है वो उसे और ज़्यादा अच्छे से आराम से स्टैप कर सकता है। इसका मतलब जब किसी के पास नाइफ हो तुम्हें उसके पास से भागना होगा। तभी देखते हैं वो बंदा उसे स्टैप करने के लिए दौड़ते हुए उसके पास आ रहा था, पर तभी उसको जोर से लगता है, उसके मुंह से खून निकल आता है और हम वहाँ पे एक बेल्ट को देखते हैं। सैमडैक की आवाज़ सुनता है, वो कहता है, अगर तुम इस ऑप्शन को रिजेक्ट करते हो, तुम लड़ना चाहते हो, तो फिर एक ही रास्ता है कि तुम जीत सकते हो। उस बंदे को देखते हैं, वो अपने नाक को पकड़ा हुआ है और कहता है, व्हाट द हेल, क्या वो एक बेल्ट है? हॉबिन के हाथ में हम उसका बेल्ट को देखते हैं। वो कहता है, नहीं, यह है मेरा लाइफ लाइन। सैमडैक की बात वो याद करता है जब उसने कहा था तुम्हें क्रूड टैक्टिक्स का यूज़ करना होगा। फिर से पास्ट में देखते हैं, सैमडैक के हाथ में एक जंपिंग रोप, और वो कहता है, देखा, मैं बस एक जंपिंग रोप का यूज़ कर रहा था, तुम मेरे पास भी नहीं आ पा रहे थे। और तुम्हें यह भी पता है ह्यूमंस बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से नाइफ से फाइट कर रहा है, पर वहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता था उनको हराने का, वो था स्पीयर्स। ये सुन के हॉबिन कहता है, क्या मास्टर, स्पीयर्स? वो कहता है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक तलवार या फिर एक नाइफ से बहुत ज़्यादा लंबा होता है और इससे तुम आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा सकते हो, अपने ओपोनेंट तक पहुंच सकते हो। तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता हो सकता है तुम्हारे ओपोनेंट को रोकने का, और वो है कुछ ऐसा यूज़ करना जो कि तुम्हारे ओपोनेंट के वेपन से भी लंबा हो। और तभी देखते हैं हॉबिन अपने बेल्ट को स्विंग कराने लगता है, बिना इधर उधर देखे। उसके स्विंग करने से उसके बेल्ट का जो हेड था वो जाके उस बंदे के चेहरे पे लगता है, उसके नाक से खून निकल आता है। सैमडैक की बात सुनते हैं, वो कहता है, तुम्हारे पास कोई भी फैंसी टेक्निक होना नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि तुम्हारे ओपोनेंट के हथियार से लंबा हो, और इतना ही काफ़ी होगा तुम्हारे ओपोनेंट को हराने के लिए। तभी देखते हैं हॉबिन एक के बाद एक उस बंदे के ऊपर बेल्ट मारे जा रहा था, जिससे उस बंदे की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। इनू ये देख के कहता है, क्या वो बेल्ट का यूज़ कर रहा है? क्या सच में ऐसे ब्लाइंडली स्विंग करने से वो जीत सकता है? पर तभी देखते हैं वो बंदा अब समझ चुका था हॉबिन का स्विंग कराने का टाइमिंग, और वो उसे उसके पास आके क्लोज रेंज में अटैक करने लगता है, स्लैश करने लगता है। हॉबिन ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि वो बंदा उसकी टाइमिंग को समझ चुका है और उसके बाद उन दोनों का गैप भी वो क्लोज कर रहा है। वो बंदा कहता है, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। वो हॉबिन को बार बार स्लैश करे जा रहा है। हॉबिन उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा है और सोचता है, मुझे कोई जगह ढूंढना होगा, कोई ऐसा जगह जो कि लॉन्गर रेंज हो, नहीं तो मैं कॉर्नर हो जाऊंगा। और तभी थोड़ा सा उसके पीछे जाके वो फिर से उसके ऊपर बेल्ट से मारने की कोशिश करता है, पर अब देखते हैं वो बंदा उसकी बेल्ट को पकड़ता है और उसके हाथ के चाकू से एक ही बार में बेल्ट को काट देता है और कहता है, खेलना बहुत हुआ, तुम्हें लगता है तुम बस एक बेल्ट से मुझे हरा सकते हो? ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। और तभी देखते हैं वो हॉबिन को जाके स्लैश करता है। ये देख के इनो चीखता है, नहीं हॉबिन। तेउन भी बहुत हैरान होता है। हॉबिन कहता है, मैं तो मर चुका हूँ। तभी चिल्लाता है, बस मजाक कर रहा था बीचेस। तभी देखते हैं उसका जो ड्रेस था वो तो फाड़ चुका है, पर उसके पीछे उसके हाथ में पट्टी या फिर कपड़ा था। तभी फिर से हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। सैमडैक उसे कहता है स्टेप प्रूफ बेस्ट पहनने के लिए, जो कि हॉबिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहता है, मास्टर आपको लगता है कुछ कपड़ा एक चाकू से मुझे बचा सकते हैं? सैमडैक कहता है, बचा सकते हैं, हाँ, प्रॉब्लम होता अगर तुम किसी ऐसे बंदे से लड़ रहे होते जिसके पास स्वॉर्ड है, पर एक ज़्यादातर गैंगस्टर सिर्फ डैगर का ही यूज़ करते हैं। शॉर्ट डैगर से और बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज से स्ट्रॉन्ग फैब्रिक के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। वो बंदा हॉबिन को स्टैप करे जा रहा है। हॉबिन भी अपने हाथों में जो कपड़े थे उससे उसको रोक रहा है। वो बंदा कहता है, क्या तुम उन सारे छोटे से कपड़े से मेरे अटैक्स को रोकोगे? कपड़े उसके अटैक्स को रोक तो रहा था, पर हॉबिन को दर्द हो रहा था। वो बंदा उसको स्लैश करने के लिए आगे आ रहा था और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कब तक ये काम करेगा? वो उसके ऊपर स्लैश करे जा रहा है। हॉबिन भी उसके हर एक स्लैश को रोकता है, पर कुछ देर बाद तभी देखते हैं वो कॉर्नर हो चुका है, उसके पीछे दीवार। और अब वो बंदा कहता है, अब क्या होगा अगर मैं तुम्हें स्टैप कर दूं तो? और तभी फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन पीछे एक पेड़ पे कॉर्नर हो चुका था और वो कहता है, मास्टर मैं क्या करूँ अगर मैं ऐसे कॉर्नर हो जाऊंगा तो? सैमडैक कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हाथों को ऐसे फैब्रिक से बनवाने का क्या मतलब था? वो कहता है, ताकि मैं इंस्टेंटली मर ना जाऊं। सैमडैक कहता है, नहीं, तुम गलत हो, ये इसीलिए ताकि तुम्हारे ओपोनेंट प्रेडिक्टेबल अटैक करे। ये सुन के वो कहता है, क्या प्रेडिक्टेबल अटैक? सैमडैक कहता है, तुम्हें क्या लगता है नाइफ से हम क्या क्या अटैक कर सकते हैं? स्टैब और स्लैश, है ना? जब
तुम्हारा ओपोनेंट स्लैश करता रहेगा और तुम उसे रोकते रहोगे, उसके बाद वो क्या करेगा? स्टैब करेगा, है ना। और इसका मतलब जब तुम्हें वो स्टैब करने की कोशिश करेगा तब, और तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं वो बंदा उसको स्टैब करता है। हॉबिन नीचे बैठ जाता है और सोचता है अरे ये तो काम कर रहा है। वो बंदा कहता है अरे तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, लगता है कि इसीलिए सब तुमसे हारते हैं। तुम मेरे अटैक को डॉज करने में कामयाब हुए बच्चे, मेरे नाइफ। पर तभी वो और कुछ कहता, तभी देखते हैं हॉबिन उसे जोर से हेडबट मारता है, जिससे उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसका खून निकल आता है और उसके हाथ का जो चाकू था वो भी बहुत दूर जाता है। तभी सैमलेक की आवाज़ फिर से सुनाई देता है, अगर तुम्हारे ओपोनेंट के पास अब नाइफ नहीं है तो अब तुम अपने सबसे खतरनाक अटैक करो। और तभी देखते हैं वो ताइक्वांडो का सबसे खतरनाक अटैक यानी 1080 डिग्री किक करता है, जिससे वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। और ये देख के तेहुन बहुत हैरान हो चुका है। सिर्फ तेहुन नहीं, वहाँ पे इनो, ग्यूल सब हैरान होकर उसे बस देखने लगते हैं। हॉबिन कहता है मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। वो लोग हॉबिन के लिए चीयर करने लगते हैं, पर हॉबिन कहता है मुझे दर्द हो रहा है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी वो लोग उसकी तरफ देख के कहते हैं हाँ इसके साथ आकर क्या प्रॉब्लम है? क्या गगनते मर चुका है? उसको हम बेहोश देखते हैं। तेहुन कहता है हम लोग अब क्या करें, हमें तो इस बंदे से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। ग्यूल कहती है हाँ एग्जैक्टली, मैं तो चाहती थी कि इसकी उंगलियां और टोस वो सब बाहर निकाल लाओ। हॉबिन कहता है ग्यूल मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तभी इनो को उसका फ़ोन मिलता है पर वो लॉक था। हॉबिन कहता है या लाओ, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ग्यूल कहती है चलो इसकी उंगली काटते हैं और उसके बाद फ़ोन को अनलॉक करते हैं। हॉबिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद फ़ोन उनके हाथ में अनलॉक था। हॉबिन फ़ोन खोलते ही यूट्यूब को ओपन करता है, जो देख के ग्यूल कहती है क्या तुम यूट्यूब ओपन क्यों कर रहे हो? वो कहता है आई एम सॉरी, बस मैं ऐसा ही करता हूँ हमेशा। फ़ोन देखने के बाद वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट देखता है, वहाँ पे वो बंदा डोंगसियोक से बात कर रहा था। ये देख के उनको पहले बहुत अजीब लगता है। फिर देखते कुछ देर बाद हॉबिन कॉल करता है तो उन कहता है अपने वॉइस को ऐसे निकालो जैसे कि तुम नाक से निकाल रहे हो। हॉबिन कॉल तो करता है पर तभी बाहर से आवाज़ आता है हेलो। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है। आवाज़ आता है वैसे मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को देख रहा था, अब तक तुम मेरे वॉइस को भूले तो नहीं हो ना? हॉबिन बहुत दिन हो चुके हैं, है ना? तभी हम जिनहो ली को देखते हैं जो कि फ़ोन की दूसरी तरफ था। उसकी आवाज़ सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है। सो अब आगे क्या होगा? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।